नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। सेना के लिए नई नीति, नया प्लान बनाया गया है, लेकिन सब कुछ क्लियर नहीं होने से देश के युवा में गुस्सा है। गुस्से की यही चिंगारी आज सड़कों पर नजर आ रही है। कहीं सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया जा रहा है तो कहीं ट्रेन को रोका जा रहा है, कहीं ट्रेन को ही आग के हवाले किया जा रहा है। आखिर क्यों ये हालात बन रहे हैं? क्यों देश का भविष्य सड़कों पर उतर रहा है? क्या किसी को बरगलाया जा रहा है या पूरा प्लान समझाया नहीं जा रहा? लेकिन ये तो तय है कि आज की युवा शक्ति को जहां देश को मजबूत करने में बिजी होना चाहिए, वहीं युवा आज सड़कों पर अपना टाइम और देश की संपत्ति को नष्ट कर रहा है। आज की बात इसी खास मुद्दे पर। तो सवाल आज का यही है कि हंगामा क्यों बरपा है? आखिर क्यों पूरे देश में इस तरह हंगामा हो रहा है? हाँ, ये नीति, ये प्लान जो सरकार लेके आई है, हो सकता है युवा इससे खुश ना हो, लेकिन खुश ना होने के बावजूद अगर इस तरह से अपने देश की ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो क्या आप खुद को ये नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? माना कि 2 साल से सेना में भर्ती नहीं हुई और उससे आक्रोशित युवा है। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल भी उठते हैं और ये सवाल किए भी जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में किस तरह देश में तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं पूरे देश से अलग अलग से। नवादा से ये तस्वीर है, मुंगेर की ये तस्वीर, छपरा और झारखंड की ये तस्वीर है। ये तस्वीरें जहां युवा नजर आ रहा है, ये युवा आक्रोशित है, सड़कों पर है। और ये सड़कों पर इसलिए क्योंकि ये जो नई नीति या जो नया प्लान लेके आए हैं सरकार, जो ये नई नीति लाई है, उसको लेकर युवा कह रहा है कि आखिर जो हम तैयारी कर रहे थे, जो हम सुबह 4 बजे उठ के दौड़ रहे थे, आखिर उसका क्या होगा? क्या हमें 4 साल के लिए ही रखा जाएगा? लेकिन इन सब के बीच में क्या ये सही है कि आप इस तरह से उग्र प्रदर्शन करें, इस तरह से रेल की पटरी पे आ जाएं, सड़कों पर आ जाएं, आगजनी करें? ये सिर्फ यहीं की तस्वीर नहीं, आरा, कैमूर, पलवल, गोपालगंज की भी तस्वीरें। और क्योंकि ये तस्वीरें यहाँ पर सबसे ज्यादा इसलिए देखने को भी मिल रही हैं क्योंकि ये वो जिले हैं, ये वो जगह हैं जहां से सेना में भर्ती सबसे ज्यादा युवा होते हैं। और इसीलिए ये युवक जो है, ये युवा जो है, जो भारत का भविष्य है, वो यहां पर गुस्सा नजर आ रहे हैं, आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और ना सिर्फ देश में बल्कि राजस्थान में भी अब हंगामा बरपा है। और भीलवाड़ा, जोधपुर, बाड़मेर, सीकर, क्योंकि सीकर वो जगह है, बाड़मेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, ये वो जगह जहां से युवा जो हैं सेना में भर्ती होने के लिए जाते हैं। लेकिन अब ये उग्र आंदोलन कर रही हैं क्योंकि इनका ये कहना है कि ये किस तरह की नीति, ये किस तरह का प्लान सरकार लेके आई है जिसमें सिर्फ हमें 4 साल रहना होगा, किशोर अवस्था में जाएंगे सेना में और उसके बाद युवा अवस्था में रिटायर हो जाएंगे। और आज का डिस्कशन, आज की बातचीत इसी पर कि युवा जो ये आक्रोशित है उसको ये समझना होगा कि इस तरह से हंगामा नहीं करना है, लेकिन साथ ही साथ अब हमको भी ये समझना होगा कि जो नीति आई है, जो प्लान आया है, क्या वो हम सही से समझ पाए हैं। और इसी पर हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं कर्नल केसरी सिंह राठौर जी, विषय विशेषज्ञ ये हैं, और साथ ही साथ कैप्टन महेंद्र माथुर जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमान लगातार अभी और भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका ही रुख करते हैं कर्नल केसरी जी। इस पूरे प्लान को, इस पूरी नीति को समझना चाहेंगे सबसे पहले कि ये क्या है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उन सब युवाओं से अपील करूंगा कि जो सेना का नाम है वो अपने आप में एक अनुशासन का पर्याय है। तो ये इस तरह का ये जो हंगामा बरपा है, मैं या कोई भी सैनिक या कोई भी फौजी अधिकारी या जो रिटायर्ड है फौज से, वो इसके पक्ष में नहीं है। बात करते हैं समस्या क्या है और इस समस्या को इस किस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है। अगर आप समय देंगे तो मैं थोड़ा सा इसे डिटेल में जाके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल। क्या होता है कि
जब सेना की संरचना होती है, ये जो प्लान है, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो संकल्पना है, जिसे कॉन्सेप्ट कहते हैं, ये बहुत ही पायस है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मगर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जिस तरीके से किया गया है, रोष उसके प्रति है। कभी भी कोई भी एक आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे एक छोटी से छोटी इकाई यूनिट के स्तर पे हो, चाहे एक कमांड हेडक्वार्टर के स्तर पे हो, उनके अंदर एक WE होता है, वॉर एस्टैब्लिशमेंट, जो पहले बनाया जाता है कि इस युद्ध के लिए, इस लड़ाई के लिए, इस तैयारी के लिए, इस ट्रेनिंग के लिए हमारी ये इतने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, इतने हथियारों की रिक्वायरमेंट है। वो जो WE होता है वो अप्रूवल के लिए जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अप्रूव करती है और कहती है साहब आपकी इस इन्फेंट्री बटालियन में इतने सिपाही होने चाहिए जो ये काम करेंगे, आपके तोपखाना रेजिमेंट में इतने सिपाही होने चाहिए जो ये काम करेंगे, इतने अधिकारी होने चाहिए, आपके टैंक रेजिमेंट में इतने होने चाहिए। कुल मिला के जोड़ा जाता है तो हम देखते हैं कि भाई हिंदुस्तान की आर्मी में आज मानो 12 लाख तोपखाना, आर्टिलरी जिसे आप कहते हो, टैंक रेजिमेंट, इन्फेंट्री, एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट में है। अब अगर सरकार कोई भी ऐसी योजना लाती है जो इनके अलावा ऊपर से 40-45 हज़ार की वैकेंसीज लाती है, बहुत अच्छी बात है, उसका वेलकम है, सब स्वागत करेंगे। मगर परंतु किंतु यहां क्या किया जा रहा है कि उन वैकेंसीज में से पिछले 2.5 साल से जो भर्तियां नहीं हुई हैं कोविड के कारण, एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है। उस डेफिशिएंसी को बड़े टेक्निकल तरीके से खर्चा बचाने के लिए अगर आप उन जो बेसिक सोल्जर की रिक्वायरमेंट है जो WE में अप्रूव्ड है, उसमें अगर आप ये टेम्परेरी सोल्जरिंग के नाम पे सिपाही की जगह एक अग्निवीर नाम देके अगर किसी को लेकर आते हैं, जिसका ना तो कोई पे स्केल है, ना उसका प्रमोशन है, ना उसके पास रैंक है, आधे से ज्यादा तो उसको रेजिमेंट के अंदर अग्निवीर के नाम से जानेंगे, बाकियों की छुट्टी 2 महीने, इसकी छुट्टी 1 महीने, दोयम दर्जे का सैनिक कहलाएगा, बाकियों की ट्रेनिंग साल भर की, इसकी ट्रेनिंग 6 महीने की। पहली 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर वो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं, वो WT यानी वेपन ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं, फील्ड क्राफ्ट पे ध्यान देते हैं। वो सब चीजें करने के बाद वो अगले 6 महीने जहां वो जाने वाले हैं, अगर वो तोपखाने में जाने वाले हैं तो वो आर्टिलरी के बारे में सीखते हैं, गन के बारे में सीखते हैं। अगर आप 4 साल का समय दे रहे हैं उसमें से 6 महीने तो सिर्फ एक बेसिक ट्रेनिंग में निकल जाएगी और उसके बाद जो दूसरी ट्रेनिंग है उसमें भी आगे जाना होगा। और कर्नल देवानंद भी हमारे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इससे देश का जो युवा है उसको नौकरी मिलेगी या कहे युवा अवस्था में ही रिटायरमेंट हो जाएगा? जी, सबसे पहले तो जैसे आपने सवाल किया कि क्या युवा को नौकरी मिलेगी, मेरा देशवासियों से, युवाओं से एक आग्रह है कि अगर सेना की तरफ आप देख रहे हैं, अगर नौकरी के लिए देख रहे हैं तो माफ़ कीजिए, सेना नौकरी कम है और सेवा ज़्यादा है। और रही बात जहाँ तक इस पूरी जो अभी एक स्कीम चल रही है जिसके ऊपर अग्निवीर और अग्निपथ का नाम दिया गया है, मेरा ये मानना है कि ये जो अग्निवीर को लेकर के जो चीज़ हुई है इसका कारण क्या है। विशाल सिंह राठौर स्टूडेंट्स हैं, CDS से तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल देवानंद जी, आप बता रहे थे कि किस तरह से ये जो नीति है, जो प्लान लेके आई है। मैं मेरी बात कह रहा था कि देखिए, सेना का जो नौकरी है वो नौकरी कम है, सेवा ज़्यादा है। ये बात समाप्त करने के बाद मैं अभी कांग्रेस के इन विचार सुन रहा था, बीजेपी के भी अपने विचार दे रहे हैं, पर ये जानना जरूरी अनिवार्य है कि ये स्कीम का, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं कि उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, पेंशन कितनी है, नौकरी। देखिए, सेना एक सुरक्षा का मामला है और मैं एज ए सैनिक और मैं इन्फेंट्री का CO रहा हूं और मैं इतना ही बता सकता हूं, जब मैं 80 के दौर में जब सेना में गया था उस समय एक आंकड़ा जो मैं लेके आया हूं वो ये था कि 73% एक यूनिट के अंदर जवान होते थे और आज जो 2022 में वो आंकड़ा 40% से नीचे आ गया सिपाही का। अब आप पूछेंगे ये कैसे हो सकता है, स्ट्रेंथ तो बराबर है। वो होता ऐसा कि सिपाही भर्ती होता है। एक सेना को जरूरत क्या है? सेना हमारा पिरामिडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जनरल साहब 1 हैं, ब्रिगेडियर साहब 5 हैं, 10 के आसपास कर्नल साहब, इस तरह करते करते सिपाही लाखों की संख्या में है। अब जब सामान्य नौकरी में सैनिक भर्ती होता है, प्रमोट होता है, तो सेना आदमी की ड्यूटी से नहीं चलती है। सेना रैंक प्रोफाइल है। अगर वो लांसनायक बन गए, नायक बन गए, हवलदार बन गए, उनकी जिम्मेवारी बदलती जाती है, उनका प्रोफाइल बदलता जाता है। एंड में वो सैनिक कम होते चले गए किसी भी कारणवश, ये ऐसा आंकड़ा कहता है। नंबर 2, आज के दिन जो एज प्रोफाइल है भारतीय सेना के आंकड़े के हिसाब से करीब 35 था। आफ्टर दिस इट सेज इट विल कम डाउन अंडर 30। चलिए, ये 2 बातें हैं। पर अब जरूरत क्यों पड़ी मैं बताता हूं। जरूरत इसलिए पड़ी, जब एक सेना के अंदर सिपाही या जो भी हम भर्ती होते हैं, प्रमोशन होता है और वो प्रोफाइल ऊपर हो जाता है।
अब अगर सारे के सारे लोग सीनियर बन जाएंगे, सारे के सारे लोग अगर कमांडर्स बनेंगे, तो नीचे काम कौन करेगा, वो ड्यूटी कौन निभा पाएगा। सवाल ये नहीं है कि उसकी क्या होगा क्या। अब ये है कि जॉब्स आर क्रिएटेड सेना की रिक्वायरमेंट के लिए, ना कि रिक्वायरमेंट है इसलिए सेना में सैनिकों को भेजो। बाकी सारे डिपार्टमेंट आप भर दो, हमारी तरफ से 100% नागरिकों को नौकरी दे दो। पर सेना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां सेना की रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी की है, देश की सुरक्षा का सवाल है। ये राजनीतिक चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं यहां पर, और ना ही मैं किसी का विरोध और समर्थन कर रहा हूं। पर सेना की रिक्वायरमेंट है यंगर प्रोफाइल। कारगिल युद्ध होता है, उसमें कमांडर्स का प्रोफाइल लोअर सीओ का करना था, और सेम गोज फॉर द होल इंडियन आर्मी। अब प्रोफाइल को कम करने के लिए ऑब्वियसली हमें सिपाही ज्यादा चाहिए, और सारे सिपाहियों को फौज में रखेंगे तो ऑब्वियसली प्रमोशन देना पड़ेगा। तो ये जो मनोबल, लेकिन जो 4 साल का समय है, वो 4 साल का समय तो कम है, क्योंकि आप ट्रेनिंग करते हैं। देना चाहूंगा कि भारत की सेना अकेली कम है, मैं मानता हूं, ये इसके अंदर तरीके निकाले जाएंगे, ये सेना का काम है, वो चीज के धीरे धीरे करेगी इसके अंदर। पर मैं एक एग्जांपल दे दूं, भारत अकेला अपवाद नहीं है ऐसी स्थिति के लिए। इजराइल, मैं मानता हूं भारतीय सैनिक दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए अब सवाल बहुत सारे उठते हैं, सवाल बहुत सारे हैं। कैप्टन महेंद्र माथुर जी भी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी। कैप्टन महेंद्र जी, लगातार सवाल ये, क्योंकि जैसे ही प्लान सामने आया उसके बाद देश भर में एक एक कर अलग अलग जिलों में जो युवा हैं वो बाहर आए, वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं, रेल की पटरियों पर हैं, सड़कों पर है। अब सवाल ये कि या जो नीति आई है वो सही है, वो लाभ लोगों के लिए लेकर आई है, युवाओं के लिए लेकर आई है, या फिर नहीं लेकर आई है। यही तमाम सवालों के साथ हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, और कैप्टन महेंद्र माथुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कैप्टन साहब, आपने सेना में भर्ती की है, आप सेना में रहे हैं, वहां पर आपने काम किया है, क्या 4 साल आप मानते हैं इनफ है? मेघा जी, मेरा ये मानना है कि ये पॉलिसी जो है, ये पॉलिसी डिफेक्टिव है। इसके अंदर क्या है कि इसका एम क्या था? एम ये है कि किसी तरह से पेंशन फंड कम किया जाए। अब 4 साल के अंदर जो आदमी 17 में जमा भर्ती हो गया, वो 21 में 22 में रिटायर हो जाएगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ी जो खामी है इसके अंदर वो ये है कि 23 साल के बाद सरकारी नौकरी, चाहे पुलिस हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे कुछ हो, उसमें उसको भर्ती नहीं मिलेगी। तो 4 साल की नौकरी के बाद उसको ये पता पक्का है कि मैं अगर 18 साल की या 19 साल की नौकरी में शुरुआत की है तो मेरा तो फ्यूचर बेकार है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी इंसान 3 साल या 2.5 साल के लिए जो नौकरी करेगा, वो अपनी रेजिमेंट या जिस जगह उसकी नौकरी लगेगी, उसके वेपन्स हैं, उसके अफसर हैं, उसके साथी हैं, उनको पहचान ही नहीं पाएगा, मोटिवेशन ही नहीं होगा उसके पास। और ऐसी क्या, लेकिन इसके लिए तो कहा है ना कि 25% जो है उनको सेना में लिया जाएगा। ये मोटिवेशन के 25% में आना जरूरी है, और आने के लिए कोशिश तो हर युवा करेगा। मेरे से आपके एक मेरी बात सुने कि आज की तारीख में अपन 40,000 आदमी भर्ती कर रहे हैं, 46। अगर 46 में से 32,000 आदमियों को निकाल दिया जाता है, अपने को 32,000 के बारे में सोचना है, अपने को 8-10 हज़ार के बारे में नहीं सोचना है। जब नौकरियां मिलनी थी तो वो मिलनी थी 60,000, अब आप दे रहे हो 8,000। पहली बात तो बेरोजगारी बढ़ेगी, सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप कभी भी कोई रिक्रूटमेंट वाला काम करते हैं तो उसके ऊपर बिल्कुल किसी ने ठीक कहा कि एक पायलट स्कीम लानी चाहिए थी, ट्रायल बेसिस पे आपको करना चाहिए था। ट्रायल बेसिस पे 10 साल चलती, सक्सेसफुल होती तो आप उसको लागू कर देते। अभी मैं एक साहब को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे को जवान रखने हैं, जवान को जवान रखना है।
मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि भाई जो भी जवान आता है जब उसको भर्ती करते हैं तो वो जवान ही होता है, वो 8-9 साल तक वो कॉर्पोरल नहीं बनता, तो वो सब ड्यूटियाँ करता है। कॉर्पोरल भी वही ड्यूटी करता है जो जवान करता है। सो मेरा ये कहना है कि ये आप देखिए कितना बड़ा एक डिससेटिस्फैक्शन खड़ा हुआ। पहले इन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन 4 साल के लिए 5 साल के लिए रखा, फिर उसको बढ़ा के 10 साल कर दिया, फिर उसको बढ़ा के 14 साल कर दिया। तो आज की तारीख में जितने भी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं, कर्नल देवानंद जी, आप कह रहे थे कि आप मेडिकल फैसिलिटी नहीं जवान रखने की जरूरत है, लेकिन 4 साल बाद जो जवान जिन्हें रिटायर कर दिया जाएगा 75%, उनका क्या होगा? वो कहाँ नौकरी करेंगे? देखिए साहब, मैं बड़ा दुर्भाग्य है कि सैनिक अधिकारी आज रोजगार की चिंता कर रहे हैं, ना कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों की। रोजगार की चिंता राजनेताओं को और सिविलियंस को करनी है, न कि हमको। मैं जहां तक देखता हूं कि मैं सर, मुझे नहीं पता है आप किस यूनिट में थे, पर मैं मेरा तजुर्बा बता सकता हूं। मैं जब 35 वर्ष के दौर के अंदर जब सेना में रहा, तो जब मैं गया और रिटायर हुआ उसके बीच का फासला, मैं जब यूनिट में सीओ था, मैंने खुद ने महसूस किया कि जवानों की संख्या कम हो रही है, ड्यूटी में तकलीफ होती है, हथियार चलाने वाले कम हो रहे थे क्योंकि प्रोफाइल बढ़ रहा था। और देखिए, जहां तक ताल्लुक, आपने भी सही सवाल पूछा जिस प्रकार आप पूछ रहे थे कि भाई जब 25% को हम तैयार कर रहे हैं, दे आर द बेस्ट ऑफ बेस्ट। ऑलरेडी एक प्रोसेस है उसके अंदर। यस, प्रॉब्लम आएंगी, ये ट्रायल बेसिस है, बहुत सारी डिबेट हो सकती है, पर यंगर प्रोफाइल अगर अंडर 30 मिलता है, आपने कहा कि 8-9 साल नहीं, मैं करेक्ट करूंगा, लास्ट नाइट आजकल जिस प्रकार से हमारे सिस्टम आ चुका है, अंडर 10 आ चुका है, अब 10 साल के नीचे आ चुका है, 10 साल से लेकर के 17 के बीच में वो सीनियर बन जाता है। देखो, ये प्रॉब्लम्स हैं। और व्हाट इज हार्म, अगर कोई तरीके से हमको यंगर आर्मी मिले तो मैं मानता हूं, एज ए सीओ आई एम ए वेरी हैप्पी मैन, मैं खुश रहूंगा। हम तरीके ढूंढे जा सकते हैं, उसके तरीके में किस प्रकार उनको आगे लाना है, पहली बात। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि सेना में जो जाएंगे तो युवा जो है उनमें देश की भावना जागेगी, जब उनको पता होगा 4 साल के लिए हमें जाना है, 4 साल बाद रिटायर हो जाना है। वो फौजी बन के जा ही नहीं रहे। आप मैं सर इसे एक बार टेक्निकली क्लियर कर देता हूँ। मुझे अभी फौज छोड़े सिर्फ 1 ही साल हुआ है, 1 साल 3 महीने पहले मैं बाहर आया हूँ। करीब 32.5 साल के आसपास आज की तारीख में हमारी आर्मी की एवरेज एज है। हिंदुस्तान की जो एवरेज एज है वो 28.4 के आसपास है, और हिंदुस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी 46.7 यानी करीब 47% के आसपास हिंदुस्तान में 25 साल से नीचे के युवा हैं, यानी 65 करोड़ हमारे पास वो जनसंख्या है जो भी 25 साल से 0 साल के बीच में। यहाँ रिक्वायरमेंट ये है कि पिछले 2.5 साल में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ है, फौज के अंदर खुली भर्ती रैली नहीं हुई है। हमारे पास 2 लाख की वैकेंसी है, जो हमारी ऑथराइजेशन के हिसाब से हमारे पास 2 लाख सैनिक कम है। हमें सैनिक चाहिए। आपने पेंशन बचाने के लिए या किसी और कारणवश एक नए फॉर्मेट में हमारे पास बच्चे भेजने का प्लान बनाया है कि साहब 17.5 साल से 21 साल के बच्चों को 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग करा के, जो कि हम ये जानते हैं, साहब भी ये बात जानते हैं कि एक बार जब 1 साल 1.5 साल की ट्रेनिंग करके भी हमारे पास सिपाही आता है ना, उसके अगले 1.5 साल 2 साल तक ट्रेनिंग चलती रहती है, और उसके बाद छुट्टियों के लिए भी जाना है। उसके अलावा ये जो बंदे जाएंगे, इसको खत्म कर मैडम, 1 मिनट, इसको आप 1 मिनट देखिए। ये जो जाएंगे, ये लोग अग्निवीर कहलाएंगे। इनके पास एक जवान जैसी पे स्केल नहीं होगी, इनके पास प्रमोशन का कोई ऑप्शन नहीं होगा, इनके पास आज की तारीख के अंदर 1 महीने की छुट्टी होगी, और शायद मेडिकल सेवा भी अभी नहीं बीच में अगर इनमें से किसी को भी चोट लग गई तो उनको इंश्योरेंस का पैसा देके बाहर निकाल दिया जाएगा। एलएमसी कैटेगरी के तहत कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा। 4 साल के बाद में सबको 1 महीने की छुट्टी भेज दिया जाएगा और वेट किया जाएगा कि उसमें से 25% को वापस बुला लिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जाने वाले वो लोग होंगे जिनको रोजगार की अति आवश्यकता है, यानी कि आप एक कमजोर तबके से किसान पुत्र को, गरीब को गांव से रोजगार के नाम पे उसका शोषण करके उसको आप उठा तो लेंगे, वो अगले 4 साल तक कंफ्यूज रहेगा, क्या मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। और फिर सवाल आगे आने वाले भविष्य के लिए भी उसका रहेगा, क्योंकि 11 लाख रुपए में अगर आप कह रहे हैं कि रुपए दे दिए जाते हैं और 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा वहां पे, क्योंकि साथ वाला जो सिपाही है वो जाएगा 2 महीने की छुट्टी, वो भी उतनी सर्दी, वो भी उतनी गर्मी, और वो रहेगा अलग तनख्वाह। इसके साथ में सेकंड 2ym दर्जे का वो सिपाही माना जाएगा, वो कभी स्वाभिमान से नौकरी कर ही नहीं पाएगा, उसके अंदर वो इज्जत जाग ही नहीं पाएगी। ठीक है सर, क्योंकि विशाल सिंह राठौड़ है, सीडीएस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट है, आप कैसे विशाल देखते हैं इसको? अग्निपथ स्कीम है जो एक युवाओं के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो भी वो अपना करियर डिफेंस में बनाना चाहता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी स्कीम निकाली, तो उसमें 4 साल बाद जब एक युवा फ़ौज की ट्रेनिंग के बाद लौटेगा, तो वो एक फिज़िकली, मेंटली और एक फाइनेंशियली भी उसको सपोर्ट मिलेगा।
तो जिससे वो अपनी फर्दर जो भी आगे की जो स्टडी करना चाहता है या फिर कोई करियर बनाना चाहता है अपना, तो उसमें उसको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है विशाल, एज अ युवा आप इसको अच्छा देखते हैं, पॉजिटिव देखते हैं? जी मैम। जी बताएं देवानंद जी। मैं यही एक बात रखना चाहूंगा, देखिए कि एक तरफ से ये देखना कि गरीब बच्चे को नौकरी दे दी जी, मैं देश से पूछना चाहता हूं, इतनी बेरोजगारी है, क्या एक परिवार में 4 भाइयों को अगर सिस्टम इजाजत दे तो क्या एक भाई को आप नौकरी 20 साल और जीवन भर दें, 3 को भूखा मारेंगे? जैसे इस बच्चे ने बताया कि ये देख रहा है कि 4 साल तो इसको मौका मिल रहा है, अपना एक अनुशासन का मिल रहा है, और वही सेना की भी अगर रिक्वायरमेंट मीट होती है तो मैं ये मानता हूं कि ये जो नैरेटिव चल रहा है रोजगार, अरे भाई सेना की रिक्वायरमेंट देखो ना। मैं एज ए कमांडर, मुझे यंग चाहिए, मोटिवेट करना मेरा काम है, मेरी कमांडर टीम है, और ये बच्चा भी महसूस करता है, मैं भी कहता हूं कि अगर ये 4 बच्चों को एक जवान की नौकरी में अगर 5 को मिलती है, सेना अपना तरीका ढूंढ सकती है मोटिवेशन का, तो वो जो बच्चे हैं रोजगार की समस्या भी, और ये अपना करियर बनाने को तैयार हैं। और मैं आपको बता दूं कि युवा इतने देश में हैं जो सिर्फ वर्दी पहनना चाहते हैं मां भारती के लिए, सिर्फ वर्दी पहनना चाहते हैं, वो असली बच्चे छुट जाते हैं इस रोजगार की दौड़ में मां भारती की सेवा के लिए। आपने सेवा की बात कही है, बहुत सही बात कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर भी तो बहुत सवाल उठेंगे। केसरी सिंह जी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है, कीजिए, वहां भी पुलिस भी है, आप वहां पायलट प्रोजेक्ट चला के देखते, आप सीधा एक बात बताइए, आप एनडीए में जाते हैं, वहां भी 17.5 साल के बच्चे को लिया जाता है, उसको अधिकारी बनाने के लिए तैयारी करते हैं। ये भी सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। 12वीं के बाद एनडीए का बच्चा आता है, वो भी 17.5 साल की प्रोफाइल में भी आता है, मगर वो 4 साल की ट्रेनिंग करता है और 20 साल उसकी एश्योर्ड है कि वो 20 साल नौकरी करेगा। तो अधिकारियों के लिए तो आप वो वाला लागू कर रहे हैं, और यहां जब जवानों की बात आ रही है तो 17.5 साल में आप उसको गांव से उठा रहे हैं, आप उसको 4 साल यूज कर रहे हैं और उसको वहां एक सिपाही का दर्जा भी नहीं दे रहे। अच्छा, इस स्कीम में एक और स्पेशलिटी है कि ये 4 साल नौकरी करने के बाद जिन 25% को रखा जाएगा ना, उनकी वापस 0 से काउंटिंग शुरू होगी। मतलब इनको 4 साल की सीनियरिटी नहीं मिल रही है, ट्रेनिंग जो है दोबारा चलेगी। हाँ, इनके वापस वो कहानी शुरू होगी। तो मतलब आप इनको 4 साल के लिए बॉन्डेड लेबर लेके जा रहे हैं, आप इनको एक सैनिक का सम्मान नहीं दे रहे हैं, आप इनको एक ऐसे लेके जा रहे हैं कि साहब ये कॉन्ट्रैक्ट पे आए हुए लेबर है, आप इनको यूज करो, आपको युवा बन के लौटेंगे तो ये भी कहेंगे कि लोग की अच्छा, आप लोगों को रखा नहीं गया, आप शायद कहीं एबिलिटी आपकी कम थी। कैप्टन महेंद्र जी का रुख करते हैं। महेंद्र जी, सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? मेरा आपको ये कहना है कि देखिए, ये जज्बाती बातें करना बहुत अच्छा होता है कि लोग आते हैं फौज के अंदर सेवा करने के लिए। हम कहते हैं पॉलिटिशियंस आते हैं सेवा करने के लिए। कौन सेवा करने के लिए आता है? सब एक तरह की नौकरी है। अब उस नौकरी में ये है कि जो सेवा भाव जागृत किया जाता है वो किया जाता है। अब एक आदमी जो कि रेगुलर जवान बनता है, वो भी तो जवान होता है। ये क्या है कि सिर्फ यही जवान ले चाहिए, हमको नया काडर चाहिए। तो आप पूरी जो वैकेंसीज हैं उसके ऊपर रेगुलर तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग दे के आप भर्ती करें। मैं बिल्कुल कर्नल साहब से एग्री करता हूं कि ये एक शोषण हो रहा है। इन बच्चों को अभी समझ में नहीं आएगा, इनको तब समझ में आएगा जब ये 4 साल करके बाहर निकलेंगे। न ये इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। और ये सेवा वेवा और ये भारतीय और ये सब चीज़ें जो है, ये बोलने के लिए अच्छा है, भाषण देने के लिए अच्छा है। मैं फौज में ये बात तो सालों से दुनिया देख रहा हूँ। मैं कभी नहीं गया था कि मुझे इतना पद मिलेगा, और आप कह सकते हैं कि आप भावना के लिए नहीं गए, पर आज युवा बैठा है भावना के लिए। ये बच्चा हमारे साथ बैठा है, ये नौकरी नहीं है, सही है, लेकिन साथ ही साथ नौकरी होना भी बहुत जरूरी है। भावना का कदर करना चाहिए। एमएलए एमपी की छोड़ देते हैं, एक दिन का एमएलए एमपी जिंदगी भर की पेंशन, उसके बाद उसकी फैमिली पेंशन। हमारा बच्चा 4 साल आज आप रेलवे में टिकट बुक कराइए, आपको उठा देगा वो गार्ड। अच्छा, लेकिन देखिए क्या सेवा और क्या जश्न, ये कमियां समाज की हैं, दूर करनी पड़ेगी। उठा के अलग रख देगा। ये करनी चाहिए। गांव के युवा हैं, वो एक आरा जैसी जगह के, या आप राजस्थान की बात करें झुंझुनू जैसी जगह पे जो युवा है वो जाते हैं, भावनाएं होती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट की जो बात हो रही है उस पर अगर आए। देवानंद जी, देखिए आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा ये नीति रहने वाली है, फिर ऐसे में ये सब जो युवा है वो इतना क्यों झगड़ा आक्रोश कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे साथ बैठे, हमने कहा कॉन्सेप्ट अच्छा है, ज्यादातर मानते हैं, और किसी भी कॉन्सेप्ट में चीजें सुधार के, ये रिफॉर्म्स का मामला है, बदलाव आएंगे, फीडबैक आएगा। पर मैं एक बात देश से, ये मेरे साइड में एनसीसी का बच्चा बैठा है,
और मैं कई बच्चों से चर्चा कर चुका, हो सकता हूं वो जैसे कहते हैं कि वो एक व्यक्ति को वैसे ही मिलते हैं जैसे उसके विचार होते हैं। मुझे इतने बच्चे मिले, वो कहते हैं सर मुझे 4 साल तो मौका मिलेगा, मैं अपने आप को कुछ तो कर पाऊंगा। पर देखिए, सवाल रोजगार से ना जोड़े सेना को, इसमें कमियां हो सकती हैं, कमियां दूर की जानी चाहिए, पर यह बच्चा खुद कहता है कि जब वो बाहर निकल के आएगा उसको अच्छा लगेगा। और ये तो किसी ने नहीं बुलाया, मैं तो इससे कभी पहले मिला नहीं। और रही बात जहां तक जिस तरीके से हम लोग, मैं कांग्रेस की डिबेट सुन रहा था, इनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए साहब ये राजनीतिकरण सेना में नहीं करो, सेना की प्रॉब्लम आप सुनिए। और जहां तक राष्ट्र सुरक्षा है, ऐसा ये बातें कर रहे हैं तो पहले रोजगार क्यों नहीं दे दिया इन लोगों ने? ये पार्टी की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट ठीक है, कॉन्सेप्ट में कमियां हो सकती हैं, दुरुस्त करनी पड़ेगी। अब ये युवा जाना चाहता तो आप क्यों डिंडोरा पीट रहे हो भाई सड़कों पे? एक छोटी सी बात सर, इसको रोजगार कहां मिल रहा है? नया रोजगार थोड़ी है, ये तो डेफिशिएंसी है। आपको भी पता है, मैंने भी नौकरी की, आपने भी नौकरी की। आज की तारीख में हमारा जो ऑथराइजेशन है वो उसमें 2 लाख की डेफिशिएंसी है, वो तो गवर्नमेंट को देनी है। वो पूरी ऐसे क्यों दे रहे? वो फॉर्मेट से दो ना सर। जो हमें सिपाही, हमारा जैसा सिपाही चाहिए, जो लड़ने की रिक्वायरमेंट है, जो आपने और मैंने बैठ के वहां बनाई है, वो वाला सिपाही दो। आप ये क्या करके दे रहे हो? लेकिन केसी सिंह जी, सेना में भावना भी तो जागेगी ना, युवाओं में जो भावनाएं भी आएंगी। दूसरी चीज, अगर 4 साल भेज रहे हैं तो 17 साल की उम्र में जाता है या 21 साल की उम्र में जाता है, तो वो सेना में जाता है तो एक उसके लिए रुपए तो आएगा ही, उसके बाद बेरोजगारी। जी, वापस वहां जाके वो जिस माहौल में जा रहा है, उसके साथ में जो दूसरा पैरेलल में उसका एक सिपाही है, उसके सामने पे स्केल के अंदर, छुट्टी के मामले में, मेडिकल फैसिलिटी के मामले में, रिस्क के मामले में, आज अगर इस बच्चे को चोट लग जाती है, हमारे यहाँ फौज में किसी को चोट लग जाती है, वो लो मेडिकल कैटेगरी हो जाता है, उसको मिलिट्री हॉस्पिटल में उसका ध्यान रखा जाता है, उसको लाइफ लॉन्ग उसको कहीं ना कहीं पर सेट किया जाता है। रिटायरमेंट के बाद में वो डीएससी में चला जाता है। इस बच्चे की जो ये जो प्रारूप बनाया है, जो फॉर्मेट बनाया है, जिसका हम अपोज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट का अपोज नहीं कर रहे हैं, इस प्रारूप का अपोज कर रहे हैं, वो बच्चा ऐसे निकाला जाएगा और ऐसे फेंक दिया जाएगा। कहां जाएगा वो क्यों काम करेगा साहब? वो टीडीएस लेबर क्यों करेगा? वो रिस्क क्यों लेगा जिसको पता है कि मेरा कोई रिस्क कवर ही नहीं है? मैं आप कह रहे हो ना, जो भावनाएं, मैडम भावनाएं वहां बटालियन में नाम नमक निशान उनके साथ रह के डेवलप होता है। जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो, सर आप मुझे एक बात बताइएगा, जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, 20 बच्चे एक साथ स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप मान के चलिए हर 10वें दिन एक ना एक गिर के टांग तुड़वाता है, नहीं तुड़वाता है? अगर ये लड़का टांग तुड़वाएगा, उस ट्रेनिंग के अंदर टांग तुड़वाएगा, ये हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा। मैडम हम एक प्लास्टिक की फौज तैयार कर रहे हैं, नॉन रिस्क टेकर फौज। अच्छा, एक और लास्ट बात सर, वो कहते हैं कि टेक्निकली एडवांस, 10वीं 12वीं बच्चों का बच्चा क्या टेक्निकल एडवांस है? व्हाट्सएप चलाना जानता है, ट्विटर चलाना जानता है, ये टेक्निकल एडवांसमेंट है। टेक्निकल ट्रेनिंग तो मैडम बेसिक ट्रेनिंग के बाद शुरू होती है। बेसिक ट्रेनिंग से तो हम सीधा उसको अंदर भेज रहे हैं। हम इस फॉर्मेट में अपनी इंडियन आर्मी के लिए कुछ भी अचीव नहीं कर रहे हैं सर, कुछ भी अचीव नहीं कर रहे। देखिए, मैं 2 बात और रखना चाहूंगा देश के सामने यहाँ पर, मुझे आप समय दीजिए। पहली बात यह कि नौ इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक बदलाव, एक कॉन्सेप्ट ठीक है, एक अच्छी बात जो निकल के मैं देखता हूं वो ये है कि इसके अंदर पैन इंडिया एंड पैन कम्युनिटी है। ये एक बहुत अच्छा बदलाव है। फॉर एग्जाम्पल, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 लाख पौने 2 लाख जवान हैं, और हरियाणा में 89-90,000 है, हिमाचल में 89-9,000 है। तो ये एक तरह से पूरे देश को एक भागीदारी देने का मौका मिल रहा है। तो 2 लाख पहली वैकेंसी पड़ी है ना। दूसरी बात, जो नाम नमक निशान की हम बात करते हैं, मैं किसी के भी नाम नमक निशान पे नहीं सवाल उठा सकता, मुझे कोई हक नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि भारत की जो आज हमारा रेजिमेंटेशन है, ये रेजिमेंटेशन अंग्रेजों के काल के चले आ रहा है। हिंदुस्तान के अंदर आज भी अंग्रेजी जितनी सेना में चलती है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं चलती। रेजिमेंटेशन पे 71 लड़ाई जीत गए हम। इसी रेजिमेंटेशन में हमने टाइगर एक बार सुन लीजिए महेंद्र जी। रेजिमेंटेशन कायम रखे, नहीं वो मुद्दा नहीं है, पर पूरे देश के बराबर भागीदारी मिले, अच्छी बात है। दूसरी बात, जिस प्रकार से हमारा इसमें द्वेष पैदा होता है समाज के अंदर, आप जाइए गांव में, ऐसा नहीं है कि एक रेजिमेंट के लोग दूसरे रेजिमेंट की चर्चा नहीं करते हैं। बहुत सारे समाज हैं जो अपने आप को छोटा और जो गांव के बच्चे हैं, युवा जो है वो जाना भी चाहते हैं, इसके लिए जाना भी चाहते हैं। महेंद्र जी, आप एक बार देवानंद जी एक बार सुन लेते हैं, महेंद्र जी को सुन लेते हैं, वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, एक सेकंड देवानंद जी, एक सेकंड महेंद्र जी। एक मेगा ये देवानंद जी जो बात कर रहे हैं ना, ये बहुत भावुक बातें कर रहे हैं। मैं इनकी बातों से सहमत हूँ और आपकी बात से सहमत हूँ कि बच्चे फौज में जाना चाहते हैं। उनके पिताजी थे, उनके दादाजी थे, उन्होंने गांव में बहुत लोगों को देखा, बट वो जाना चाहते हैं जबकि उनकी सेवा की जो सेवा नियम है वो वैसे ही लागू हों। आज की तारीख में जो बात ये कर रहे हैं
कॉन्सेप्ट में भी राइट, बट जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो गलत है और ये बाद में कभी ठीक नहीं होता है। मैं आपको 10 उदाहरण देता हूँ जो फौज के अंदर शुरू हुआ था कैसे और आज वो कभी ठीक ही नहीं हुआ। जी, ये जो चीज़ें हैं ना ये गलत है। अपने बच्चों के साथ अपन खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सेना में बच्चों को मत लो, जो नीति है वो सही हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ सुधार होने चाहिए। एक चीज तो करिए ना, वो 75% क्या होंगे बाहर? सुधार होने चाहिए, टेक्निकल सुधार होने बहुत जरूरी है और अभी होने चाहिए, बाद में नहीं होते। आप सिस्टम तोड़ना चाहते हैं, आप रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बाद में कभी कोई सुधार हुआ नहीं आज तक। जी जी, बताएं महेंद्र जी। ये क्या है जो बात कर रहे हैं ना, हाँ ये जो बात कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं कि जो सिस्टम बने हुए हैं उसके अंदर 2 लाख वैकेंसी है। आप 2 लाख की जगह आप 8,000 को दे रहे हो और आप कह रहे हो हमें जवान आदमी चाहिए। तो वो 2 लाख जो हैं उनकी वैकेंसी फिल करनी है। आप 50,000 दो ना, क्या दिक्कत है? सब जवान हैं, सब रिक्रूटमेंट पास कर चुके हैं। 3 साल पहले जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें रिटन, इंटरव्यू, फिजिकल, मेडिकल सब पास किए हुए बैठे हुए बच्चे। वही सुसाइड कर। अब आप ये बताइए, आपका एडमिशन तो हो जाए बहुत बढ़िया कॉलेज में और आपको कहें कि गांव में कॉलेज है उसमें पढ़ लो, ये वो वाली कहानी है। अच्छा, इसलिए क्या है केसरी सिंह जी, जो देखिए क्योंकि ये पूरी नीति मान लिया कहीं ना कहीं गलत हो सकती है, लेकिन सुधार की जरूरत है, कह रहे हैं महेंद्र जी भी। इसमें सुधार की मैडम सबसे पहले तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आदमी जब कहीं जाता है और वहां रिस्क टेकिंग होती है, चाहे वो कितनी सेवा भाव से जाए, जब सामने रिस्क टेकिंग होती है तो उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। उसको एडिक्वेटली ट्रेन करके हमें अंदर भेजना है, यानी कि ट्रेनिंग का जो 1 साल का शेड्यूल है उसे मत छेड़िए। उसके बाद में आप उसे जब भेजते हैं तो आप इस 3 साल के जो उसके पास 3 साल बच रहे हैं उसको 3 साल से थोड़ा बहुत टाइम आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। प्लस वो जो फौजी जो एक जवान को एंटाइटल्ड है, जितनी तनख्वाह, जितने अलाउंसेस, जितना मेडिकल फैसिलिटी, वो उसको एटलीस्ट उस 4-5 साल के लिए तो दीजिए। अब आप ये डिसाइड कीजिए कि अब मुझे 25% फौज में रखने, 25% भाई जो तुम सेकंड लेवल पे रहोगे वो सीआरपीएफ बीएसएफ में जाओगे ही जाओगे। बाकी जो ये 50% बच्चे जिनको मैं नहीं रख सकता हूं उनको ग्रेजुएशन की हम डिग्री दिलाएंगे, 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दिलाएंगे और उसके बाद उनके लिए इंश्योर करेंगे कि वो लोग बाहर आके सेटल हो जाएं। आपने अगर ये सब काम नहीं किए और एक बेसिक वेपन ट्रेनिंग वाले बंदे को 3 साल इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में रख के वापस उसको बाहर भेज दिया और वो ये मान के चलता है कि साहब मेरे किसी से पर्सनल दुश्मनी के कारण या किसी ने मेरे पे ध्यान नहीं दिया, वो बाहर आ गया। आज की तारीख में अगर वो 30,000 लोग बाहर आते हैं तो आप मान के चलिए उनमें से 200 या 300 सही रास्ते पे नहीं जाएंगे। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आज की तारीख में रोज हनी ट्रैपिंग होती है। यही एक सवाल है कि एंटी सोशल एलिमेंट जो है मैडम, एक और हनी ट्रैपिंग का जो फंडा है, जिस आदमी को बाहर निकाल दिया जाएगा, जो आदमी बाहर आ जाएगा, जो मन में एक तरह का हो सकता है कि एक इस तरह की भावना लेके आए कि मेरे साथ उचित नहीं हुआ है और उसको उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का पता है, पूरी डिप्लॉयमेंट का पता है, पूरी सिस्टम का पता है। आपको कैसे नहीं लगता कि जो दूसरे वाले जो फॉरेन एजेंसीज हैं उसको हनी ट्रैपिंग करके उसको पैसों के लालच में नहीं खरीद के इंफॉर्मेशन नहीं निकाल लेंगे? 16-17 साल लगते हैं उस माइंडसेट में आने के लिए। और जब बाहर एक जवान 16-17 साल की सर्विस के बाद आता है, चाहे उसको 15,000 रुपए की पेंशन मिले, उसको जिंदगी भर अपनी मेडिकल की और दाल रोटी की फिक्र नहीं होती है। आप इंश्योर करके भेजते हैं उसे, यहाँ आप उसे फ्रस्ट्रेट करके भेज रहे हैं। ठीक है, ये जो बताए हैं जिस तरह से बता रहे हैं केसरी सिंह जी कि जो सुधार होने चाहिए, देवानंद जी और महेंद्र जी सहमति रखते हैं या नहीं? सबसे पहले देवानंद जी। देखिए साहब, अभी हम किसी को भी नहीं पता है कि इसके अंदर क्या चीजें, किस तरह, क्या क्या कमियां, क्या क्या हैं। हमें सेना पे छोड़ देना चाहिए। सेना के तीनों चीफ वहां बैठे थे, तीनों चीफ ने इस पे को सोच विचार करके सहमति दी होगी। और मैं जितना सेना के सिस्टम को समझता हूं, वैसे कह रहे हैं मेरे साथी कि मैं इमोशनल हूं, मुझे फक्र है कि मैं सेना के नाम पे इमोशनल हूं, पूरे जीवन भर रहा, आगे भी रहूंगा, पहली बात। दूसरी बात, जब सेना के शीर्ष अधिकारी वहां बैठे हैं, उनको इन समस्याओं का ज्ञान होगा। हमें पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी इसके ऊपर नेगेटिव फैलाने से, जिस प्रकार से जो बच्चे गुमराह होकर के अब ये आगजनी पत्थरबाजी कर रहे हैं, इसको बढ़ावा देने के अलावा मैं ज़्यादा नहीं मानता हूं। कमी, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता, ना पहले कभी था ना आने वाले समय में होगा। इसीलिए तो रिफॉर्म्स की प्रक्रिया चलती है और जब जब देश में रिफॉर्म्स आते हैं, एक तत्पा होता है उस रिफॉर्म का विरोध करता है। इट्स ओके, बट अगर टेक्निकली ये बात सही है, कमियां दूर, मुझे पूरी उम्मीद है ये हमारी सेना खुद ही कर लेगी। बिकॉज सेना की जब रिकमेंडेशन आती हैं, और एक बात कही कि सिक्योरिटी थ्रेट,
मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे साथी कह रहे थे वो देश के लिए खतरा हो सकते हैं। मेरा ये मानना है देश के अंदर हर नागरिक, हर युवा उतना ही राष्ट्रभक्त है, चाहे वो देश की नौकरी में हो या बाहर हो। हनी ट्रैप एंड नॉन ट्रैप ये तो आज भी हो रहा है, और जिस तरह के गलत काम इतने बड़े देश में करेंगे सर, तो कानून है उनकी देखभाल करेगा। लेके आएंगे तब खतरा ज्यादा होगा, तब खतरा ज्यादा होगा कि वो राष्ट्र के विरोध में जाकर के काम करेगा क्योंकि उसको नौकरी परमानेंट नहीं की। तो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो एसएस ऑफिसर्स 5 वर्ष की सेवा के बाद आ गए आज तक, उन्होंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत सारे जवान हैं जिनकी अपेक्षाएं थी कि मैं तो ऑनररी कैप्टन बनूंगा, मेरी अपेक्षा थी कि मैं इस रैंक से रिटायर होऊंगा, तो वो भी तो नाराज रहते हैं। तो ऐसा मानना उचित नहीं है। हर आदमी को वही मिलेगा जो हम डिजर्व करते हैं। सेना का एक सिस्टम बड़ा नापातुला है। महेंद्र जी की, बिल्कुल महेंद्र जी की सहमति भी ले लेते हैं। क्या आप केसरी सिंह जी से, देवानंद जी से सहमत करते हैं? महेंद्र जी। मैं आपको बताऊं, केसरी सिंह जी ने 3-4 पॉइंट बोले, बहुत सही बोले। आप दो बात क्यों कर रहे हो? जब आप कह रहे हो इनको हम जवान बनाएंगे, तो आप उनको जवान की तनख्वाह दो, उनको मेडिकल फैसिलिटी दो। आप समझ रहे मतलब? अब ये जो बात कहते हैं सुधार की, कि सुधार ऑटोमेटिकली होता रहता है, तो आप इनसे पूछिए कितने सुधार हुए फौज के अंदर। आज सारे के सारे शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स, उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है। 20 साल हो गए, 25 साल हो गए जी, कोई गवर्नमेंट आई, कोई चली गई, कोई जनरल आया, कोई चला गया। तो मेरा ये कहना है और मानना है कि आप जब किसी चीज़ को करते हो तो जो लोग उनसे इफेक्टेड हैं उन लोगों से कंसल्टेशन करके करो। इसको एक पायलट प्रोजेक्ट बनाते, बीएसएफ में करते, सीआरपीएफ में करते, आप फौज में कर रहे हो। इसलिए कर रहे हैं कि फौज एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का जनरल कोई बोलता नहीं है। ठीक है विशाल, आप कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में, आप स्टूडेंट है अभी सीडीएस के, अगर 4 साल के लिए ऐसे कहा जाए कि सेना में आपको जाना है और उसके बाद रिटायरमेंट, कैसे आप देखेंगे इसको? सही मानते हैं? जी मैम, मेरा ये सौभाग्य होगा कि मुझे 4 साल के लिए आर्मी में ट्रेन करा जाएगा, और 4 साल बाद जैसे जो अग्निवीर होगा उसको कई स्टेट गवर्नमेंट जैसे यूपी गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट ने अपने स्कीम्स जो अपने पुलिस में अगर जो अग्निवीर चल के आता है तो उसे बेनिफिट मिलेगा। जी मैम। ठीक है, देखिए विशाल, आप तो ये मान रहे हैं कि आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे कि बात हो रही है कि मेडिकल के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है या कैंटीन सुविधा कोई नहीं है। मेडिकल सबसे ज़्यादा रहता है और पेंशन के लिए सबसे ज़्यादा एक रहता है जब आप सेना से निकलते हैं कि आप इंश्योर होते हैं कि आपको अब आगे सोचना नहीं पड़ेगा अपने भविष्य के लिए। तब ऐसे कैसे देखते हैं आप इसको? जी मैम, जैसे आपने कहा कि फाइनेंशियली उसको 11 लाख रुपीज़ का पैकेज मिलेगा, और जी मैम अगर आप इतनी जॉब सिक्योरिटी के लिए हम सोचेंगे तो हमारा देश है जो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हर चीज़ में हमें जॉब सिक्योरिटी के लिए नहीं सोचना चाहिए। जी मैम। जी केसरी जी, आपसे एक क्लोजिंग कमेंट लेंगे और फटाफट देवानंद जी आपसे भी। सबसे पहले केसरी जी। मैं ये कहता हूँ कि इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो प्रारूप है, इसके ऊपर वापस बैठ के सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो जवान अंदर जा रहा है उसे कॉन्फिडेंट के साथ अंदर भेजिए कि मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं चाहे 4 साल के लिए जा रहा हूँ, चाहे 5 साल के लिए जा रहा हूँ, मैं एक जवान बन के जा रहा हूँ, मैं कोई एक 2ym दर्जे का नहीं बन के जा रहा हूँ। वही पे स्केल, वही सिक्योरिटी, वही सेंस ऑफ क्या बोलते हैं इंश्योरेंस, वहाँ जाऊँ, वही वाला काम करूँ, और ट्रेनिंग मेरी कम करके मत भेजिए कि मैं किसी के लिए लाइबिलिटी बन जाऊँ। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, वो बाहर आने के 75% को बाहर निकाल देंगे वाली बात मत करिए। आप उनका एक एग्जिट प्लान बनाइए कि 1 साल के बाद में हम 25% इंश्योर करेंगे कि वो पुलिस सर्विसेज में, जेल सर्विसेज में, सीआरपीएफ में जाएंगे ही जाएंगे, और 25% आर्मी में, बाकी को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देके फ्री करिए। जी देवानंद जी फटाफट से। देखिए जी, मैं सारी बातों से सहमत हूं। पहली बात तो सरकार ने जो काम किया उचित कदम है। दूसरा, मैं मानता हूं अगर तीनों सेना के चीफ बैठे हैं तो हमें उन पे विश्वास देश को करना चाहिए। तीसरी बात, कोई भी सिस्टम में कमियां रहेंगी उनको सुधार किया जाना चाहिए। मैं केसरी साहब से सहमत हूं। पर मुझे आज बड़ा फख्र हो रहा है, मेरे साथ में ये बच्चा बैठा है एनसीसी का, जो इस तरह, ये भावुक नहीं है, देश को मानना चाहिए, ये हर युवा की फीलिंग है। और लास्टली मैं मेरी बात रखना चाहूंगा कि इजराइल का मैं एग्जांपल दे रहा था। इजराइल के अंदर 22 महीने की ट्रेनिंग, सिर्फ 22 महीने की महिलाओं को दी जाती है, हर नागरिक को लेनी पड़ती है, और 30 महीने की, सिर्फ 30 महीने की ट्रेनिंग, और वो इजराइल की सेना किस तरह दुनिया में परचम लहरा रही है। तो कमियां हो सकती हैं, पर अगर ये हमारे युवा तैयार अच्छा मान सकते हैं। महेंद्र जी फटाफट से आपसे भी एक
लाइन जानना चाहेंगे, एक फाइनल कमेंट। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, दो चीज़ें देवानंद जी ने कही कि अभी हमको इसके बारे में पूरा मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, मालूम चल जाएगा थोड़ी देर में। हम डिस्कस कर रहे हैं क्या चीज़ अगर इस तरह से होती है तो उसके क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं। आज की तारीख में जो समझ में आया है, जो पेपर में आया है, जो रक्षा मंत्री ने बोला है और 2 दिन बाद अमित शाह जी ने बोला है कि भाई हम इनको प्रेफरेंस देंगे पुलिस में। अब एक चीज़ है प्रेफरेंस देना और एक है इनको नौकरी देना। तो मेरा ख्याल एक क्लियर कट गाइडलाइन आएगी, पहले आनी चाहिए, रिक्रूटमेंट से पहले आनी चाहिए सब चीज़ें क्लियर, तब अपने को पता चलेगा क्या इन बच्चों के साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है। मेरा ये मानना है, क्योंकि भावनाएं युवाओं की भी हैं और साथ ही साथ नौकरी भी चाहते हैं। तो सेना में जाने के लिए अब जो ये स्कीम या पॉलिसी आप कह सकते हैं जो सरकार लेके आई है, उसको लेकर और भी चीजें बहुत खुलेंगी। लेकिन इससे पहले युवाओं के लिए ये संदेश है, युवाओं से ये एक मैसेज, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इस तरह से देश में आक्रोशित ना हो, इस तरह आगजनी ना करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। फिलहाल के लिए हमारे खास शो में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।